तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए से इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप 2027 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन बैंक से लिया है और लगातार यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमेशा हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे और ये परीक्षा में लड़ेगा भी ये सब प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग हम लोग का होता है वो किडनी होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी होता है, जो कि उत्सर्जन का काम करता है, हमारे मूत्र को छानने के काम करता है ये किडनी। ये आप लोग समझ गए होंगे। और ये त्वचा हमारा त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन प्रमुख पूछ रहा है तो प्रमुख में हम लोग का किडनी हो जाएगा। फेफड़ा भी है, नाक भी है, लेकिन हम लोग का प्रमुख है वो किडनी है। किडनी हमें प्रमुख है जो हम लोग का किडनी है। किडनी हम लोग के जो मूत्र है उसको छानता है। और उत्सर्जन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रमुख है वो किडनी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया था, मटर का, जो कि झुर्रीदार मटर और हरा मटर जो होता है, हरा मटर पे उन्होंने लिया, टेस्टिंग किया। और ये भी आता है कि मेंडल कौन थे। तो मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में खोज किया था, आनुवंशिकी के बारे में बताया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग देखिएगा ये सब प्रश्न आपको दिखेगा। थर्ड नंबर हम लोग का प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किस वर्ष हुई। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। आप लोग कंपटीशन का तैयारी करने जाइएगा तो वहाँ पे भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग का सही आंसर होगा 1875। 1875 में गुणसूत्र की खोज की गई थी। फोर्थ नंबर हम लोग का प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है। अवतल लेंस में आवर्धन का आप लोग यहाँ से आप लोग का ढेर प्रश्न बनेगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न बनेगा कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक कुछ भी नहीं होता है। आवर्धन मात्रक विहीन होता है। इसमें जो होता है ना मीटर या सेंटीमीटर मीटर, जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है वो भी कट जाता है। तो इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा V अपॉन यू। V बटा यू जो होगा वो आपका अवतल लेंस में आवर्धन होता है। बी नंबर आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, V बटा यू। अब V किसको कहते हैं, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। थर्ड नंबर हम लोग का प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहते हैं, उत्पादक। उत्पादक मतलब जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। बी नंबर हम लोग का है कि अपघटक। अपघटक जो होते हैं वो खा पी के मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि उच्च श्रेय तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, जो कि उपभोगन करता आते हैं, जो अपघटन करता आते हैं, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, ये किसी भी जीव को खा के मिट्टी में मिला देते हैं, इसीलिए इसको अपघटक भी कहते हैं। तो अपघटक ये हरे पौधे थोड़ी होंगे। हरे पौधे आपका उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि उत्पादक ये खुद से बनाते हैं भोजन अपना, तो उत्पादक कहलाते हैं। छठा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़े होंगे कि 7 से नीचे अम्लीय होता है, 0 और 7 के बीच में अम्लीय होता है, और 7 से 14 तक क्षारीय होता है, और 7 उदासीन होता है। उदासीन में आपका 7 शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन होता है। उदासीन आप पानी पीजिएगा तो ना ही आपको खट्टा लगेगा ना ही आपको कड़वा लगेगा। तो ये आपका ये हो जाएगा 7। और अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि अम्ल जो जल में घुल कर क्या देता है। तो अम्ल जल में घुल कर आपको H+ आयन देता है। H+ आयन अम्ल जल में घुल कर देता है। और यही आपको क्षार पूछेगा तो क्षार आपको OH- आयन देता है। OH- आयन देता है जल में घुलकर। ये सब याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आते हैं तो आप लोग को याद रखना है। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, ये सब एग्जाम में आएगा ये सब।
अब यहाँ पे दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा किससे, मतलब आप लोग जो जनरेटर चलाते हैं, देखे हैं शादी ब्याह में आता है जनरेटर, उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और यहाँ पे डायनेमो, डायनेमो यहाँ पे देखिए, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये हर वर्ष आता है ये सब प्रश्न, आप लोग पढ़िए और देखिए। ये मोटर नहीं होगा, मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, तो ये आपको नहीं होगा। ये विद्युत धारा उत्पन्न होता है डायनेमो से, डायनेमो आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आपका आगे प्रश्न है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब कार्य का भी आप लोग पढ़े होंगे, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। तो आप लोग को इस सब में घबराना नहीं है, ध्यान से आंसर देना है। आगे प्रश्न है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आप लोग आँख में जो वाइट वाला भाग देखे होंगे, वही उसी को, वाइट वाले भाग को परितारी आइरिस कहा जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में परितारिका कहा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है आइरिस, लेकिन हिंदी में परितारिका कहा जाता है। वही नेत्र की एथी को नियंत्रित करता है, नेत्र की साइज को नियंत्रित करता है। जब आप तेज प्रकाश में निकलिएगा ना, तो आपका पुतली का जो आँख में काला काला भाग होता है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। और जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाइएगा तो वो बड़ा हो जाता है। तो वही उसी को कौन साइज को नियंत्रित करता है, तो ये आइरिस आपका हो जाएगा, ये नियंत्रित करता है आपके पुतली के साइज को। और ये रेटिना, रेटिना जो होता है, यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वहीं पे हम लोग का वो जो है ना चित्र, वो वहीं पे परछाई हम लोग का बनता है रेटिना वाले भाग के। आँख में रेटिना होता है, वहीं पे बनता है हम लोग का ये जो होता है चित्र किसी भी वस्तु का। जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वास्तविक और उल्टा हम लोग के बनता है नेत्र में, नेत्र के यहीं भाग में, रेटिना भाग में वास्तविक और उल्टा बनता है। और ये नेत्र लेंस, नेत्र लेंस तो आपको पश्चावी मांसपेशियाँ होता है जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हर वर्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने भाई बहन से को भी ये सब दिखाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। अब आगे प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट वाला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये होता है अभिलंब। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कोण है, यह इसको आपतन कोण कहते हैं। ये वाला होता है, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको कहते हैं साइन आई और इसको कहते हैं साइन आर। ये आपको दूसरे में पढ़ना है अपवर्तन के नियम में, कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपतन, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन को भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब ये वाला जो कोण है ना, आपको ये वाला जो कोण है, ये इसके बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये आपतन और ये आपतित किरण जो आ रहा है, और ये यहाँ से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जा रहा है, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर डाला गया, ये अभिलंब, तीनों ये एक ही तल में होता है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों यहाँ पे है ना, एक ही तल में होता है, इसीलिए इसका आप प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये आपको फिजिक्स का प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हर वर्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है ये सब, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आता है, आप लोग को ये याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। मतलब सुचालक मतलब क्या है, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। अब आप लोग प्लास्टिक लीजिएगा, प्लास्टिक को करंट में, तार में कितना भी चिपकाइएगा, उससे कोई करंट मारेगा आपको, नहीं मारेगा, तो ये आपका नहीं होगा। आयोडीन, आयोडीन नहीं होता है, लेकिन ये विद्युत का, ये आपका आयोडीन नहीं होता है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी विद्युत का नहीं, लेकिन अधातु होते भी ये चमकीला होता है आयोडीन। ये भी आपको प्रश्न याद रखना है, ये भी पूछता है कि कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो ये आयोडीन, आयोडीन अधातु होते भी ये चमकता है, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये चमकता है, तो ये भी नहीं होगा। ये बस विद्युत का जो होता है ना, बस यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से याद रखना है कि ये अधातु होते भी चमकीला होता है, इसको आपको याद रखना है। और लेकिन इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग जो पेंसिल का नोकी देखे होंगे, पेंसिल का यहाँ पे जो नोकी होता है, उससे आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है।
और वो उसको ये भी आता है कि कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं। तो कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं। आपका फर्स्ट वाला होता है हीरा, ग्रेफाइट और थर्ड नंबर है फ्लोरीन। तो ये आपको तीनों अप्रूफ होता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग का आगे प्रश्न है कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है, मतलब प्रकाश में कितने वर्ण हैं। तो प्रकाश में नीला भी आपका रंग हो जाएगा, हरा भी रंग हो जाएगा और काला भी, लाल भी हो जाएगा। तो इनमें सभी हो जाएगा आपका प्रकाश के परावर्तन में। अब आता है कि प्रकाश में सूर्य प्रकाश को कौन 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में आपका प्रिज्म जो होता है, ऐसा प्रिज्म होता है, ये सूर्य के प्रकाश को पाँच रंगों में विभक्त कर देता है। आपका 5 रंगों में, 7 रंगों में अलग अलग बांट देता है, अलग अलग कलर। और जो यहाँ पे ये वाला जो कलर होता है सबसे ऊपर वाला जो कलर है ये लाल, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है कि प्रिज्म से परावर्तन के बाद कौन सबसे ज़्यादा झुकता है, तो वो आपका बैगनी हो जाएगा, और लाल कौन नहीं झुकता है तो वो लाल हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो हम लोग कितना नज़दीक तक और कितना दूर तक देखते हैं। तो हम लोग अपने आँख के आप जितना, मतलब आप लोग तारे को भी देख सकते हैं। तारे कितना पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं, वो अनंत में है। तो हम लोग का सामान्य नेत्र दूरी है अनंत। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए है, जिसका आँख ठीक है वो अनंत तक देख सकता है। और ये जो नज़दीक है न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। ये भी आपको याद रखना है कि जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। और ये जो है सामान्य नेत्र की दूर अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से और आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोगी होता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट में आपको अवतल याद रखना है, अवतल लेंस। और दूर में आपको याद रखना है दूर में उत्तल लेंस। और इसको आपको इससे ट्रिक में भी याद रखना है, जैसे अवतल चार अक्षर का लाइन होता है, बड़ा अवतल होता है, और तो ये भी बड़ा है तो निकट का अवतल हो जाता है, और ये उत्तल छोटा है और दूर भी छोटा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूर छोटा है और अवतल बड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आप लोग समझे नहीं, देखिए फिर से हम समझिए। निकट है तो निकट में 3 अक्षर है, यहाँ पे देखिए 3 है, निकट में 3 है, 1 2 3, ये तीन है निकट में। और अवतल आप लिखिएगा तो वो भी 4 हो जाएगा। तो जो बड़ा है बड़ा से मिला दीजिएगा और जो छोटा है छोटा से मिला दीजिएगा। तो ये उत्तल है तो उत्तल दूर के लिए होता है, और अवतल होता है वो नज़दीक के लिए होता है। ठीक है। और आगे हम लोग को प्रश्न देखते हैं, ईंधन क्या है, इसमें से कौन ईंधन है, कौन जलता है। तो अब सीएनजी का भी उपयोग गाड़ी में किया जाता है, ये भी जलता है। एलपीजी भी जलता है, एलपीजी। और सी आंसर है लकड़ी भी जलता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। अब आपको पूछता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। एलपीजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न इसको पूछता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो ये भी आपको पूछता है कि सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है। तो गाड़ियों में देखते होंगे, अब दिल्ली उल्ली में जाइएगा तो अधिक प्रदूषण फैलता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे गाड़ी उड़ी में सीएनजी का उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है। और एलपीजी हमारे घरों में जो आता है उसको याद रखना है, एलपीजी वो होता है। हम लोग का आगे प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है उसे नवीकरणीय बोलते हैं, और जो समाप्त हो जाएगा कुछ क्षण के लिए है, जैसे कोयला है। कोयला कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम है, इतना उपयोग हो रहा है कोयला का, तो कब समाप्त हो जाएगा हम लोग को नहीं मालूम है। तो कोयला विद्युत का आधातु होता है, वो तो होता है। आपको वो छोड़ना है, वो छोड़िए। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका सूर्य होता है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका सूर्य होता है, जो कि कभी समाप्त नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य होता है। आगे आप लोग को आगे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे चल के अभी आपको, ये नया चैनल है तो हम अभी थोड़ा बहुत आपको बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आगे चल के हम आपको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम और वीडियो डालेंगे और बढ़िया से हम आगे चल के आगे सोचेंगे कि आपको कितना अच्छा वीडियो दें। अब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे और भी ऑब्जेक्टिव देंगे आपको, और ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे। ये नहीं होता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको कितना समझ में आया
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितना समझे, कौन से वेबसाइट से कितना समझे, कौन कितना बता रहा है, ये समझिए आप। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।